तीर का निशान है, ये रेंज को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर तब्दीली की रेंज बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली की रेंज बहुत कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसाम रहमान और आज हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये टर्म अमेरिकन साइंटिस्ट वाल्टर कैनन ने 1930 के अंदर पेश की। ये दो अल्फाज का मजमूआ है। होम्यो का मतलब होता है सिमिलर टू और स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग स्टिल। इसका मतलब ये बनता है कि बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियों के बावजूद जानदार का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मुस्तकिल रखना, तब्दील ना होने देना, इसका मतलब है होम्योस्टेसिस। इसको मज़ीद हम मिसाल से समझते हैं। लेट्स सपोज ये जो मैंने डायग्राम ड्रा किया है, ये इसकी आउटलाइन के अंदर जो इन्वायरमेंट है ये किसी भी जानदार का इंटरनल इन्वायरमेंट है और बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब देखें, बाहर इन्वायरमेंट में टम्परेचर की तब्दीली के बावजूद जानदार मसलन इंसान अपने अंदरूनी टम्परेचर को वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करता है। मसलन हम पंजाब के इन्वायरमेंट की बात करें तो पंजाब के अंदर जो टम्परेचर की तब्दीली की रेंज है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कह लें 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टम्परेचर तब्दील होता है। बाद इलाकों में तो 0 से भी नीचे आ जाता है और बाद में सिर्फ 45 से भी ऊपर चला जाता है। तो बाहर इतनी बड़ी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में देखें जो टम्परेचर की तब्दीली की रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानदार ने अपना टम्परेचर 37 पे मेंटेन करना होता है। बिल्कुल इसी तरह आप जितना मर्ज़ी कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल खुराक खा लें, मतलब हम रोटी खाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो सा है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहता है। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। बैरूनी माहौल की तब्दीलियों के बावजूद अंदरूनी माहौल को मुस्तकिल रखना, टेम्परेचर 37, ब्लड ग्लूकोज लेवल 1 ग्राम पर लीटर। अब आगे सवाल ये पैदा होता है कि जानदार को होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब बात यह है कि जब किसी भी जानदार की एवोल्यूशन हुई थी, वो जानदार बना था, तो वो जिस इन्वायरमेंट में बना था उस इन्वायरमेंट के मुताबिक उसका एक स्पेसिफिक सेटअप बना था। उसके जिस्म का मसलन एक ख़ास टम्परेचर मुकर्रर किया गया था, एक ख़ास पीएच का लेवल, एक ख़ास वाटर कंसनट्रेशन का लेवल, ख़ास साल्ट्स का लेवल। तो वो जब जानदार की एवोल्यूशन जिस माहौल में हुई थी तो उसकी होम्योस्टेटिक रिक्वायरमेंट भी उसी माहौल के मुताबिक एडजस्ट हुई थी। ऐसा नहीं कि एक जानदार का सहराई इलाके में एवोल्यूशन हो रही है जहाँ पे पानी कम है तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा कोई जानदार ऐसा जो कि पानी के अंदर एवोल्यूशन हो रही है और उसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि उसकी होम्योस्टेटिक रिक्वायरमेंट उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मुताबिक रखी जाती हैं। तो मसलन हम रीडिंग करते हैं वाई इट इज़ नीडेड, यानी होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों है। ईच ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीशी, हर जानदार जो स्पीशी के हैज़ एज्यूम्ड, उसने फ़र्ज़ किया है, यानी उसने अजम्पशन किया है इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब उसकी एवोल्यूशन हुई, ए स्पेसिफिक सेटअप ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी उसका इंटरनल इन्वायरमेंट का ख़ास सेटअप था जो अभी मैंने बताया, एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मसलन उसके सेल लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एक ख़ास सेटअप था, वेरिएशंस ख़ास सेटअप था इंटरनल इन्वायरमेंट का। अब वो जो इंटरनल इन्वायरमेंट का सेटअप था सूटेबल टू इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के सूटेबल था, वो उस इन्वायरमेंट में रह सकता था। अब आगे हम देखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट कंटिन्यूसली। अब देखें, अब ये जानदार का इंटरनल इन्वायरमेंट है, अब ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। वो कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है कंटिन्यूसली। फ्लक्चुएशन का मतलब है तब्दीली इन वाइड रेंज, रेंज कहते हैं एरिया ऑफ वेरिएशन बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट्स, यानी जिस तरह ये 0 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये टम्परेचर रेंज है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो सा है उसमें तब्दीली की रेंज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट की रेंज है वो बहुत कम होती है। मसलन हमारा जो इंसान का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी रेंज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हम टम्परेचर को 36 से 38 तक मेंटेन करते हैं, जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तब्दीली की रेंज बहुत ज़्यादा है। अब वो कह रहा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लगातार फ्लक्चुएट होता है, तब्दील होता है। हाउ द ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट, लेकिन जानदार उसके खिलाफ क्या करता है, मुजाहमत करता है। एंड मैनेज दीज चेंजेस, और इन चेंजेस को मैनेज करता है
बाय मेकिंग एडजस्टमेंट टू कीप इट्स ऑन इंटरनल फ्लक्चुएशन विद इन ए नैरो रेंज, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तब्दीलियों के बावजूद अपनी अंदरूनी तब्दीलियों को एक नैरो रेंज के अंदर देखें। ये एक वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा, 0 से 45 तक ये बहुत वाइड रेंज है, लेकिन इंसान इंटरनल टेम्परेचर को या जानदार वो नैरो रेंज, थोड़ी सी रेंज तक उसे तब्दील होने देता है। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये बनी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना किस चीज़ से? फ्रॉम हार्म्स, हार्म्स कहते हैं नुकसानात, नुकसानात से। किस चीज़, कैसे नुकसानात? फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली तब्दीलियाँ, यानी इसका मतलब ये बना अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को महफूज रखना उन नुकसानात से जो नुकसानात एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशन से आएंगे। ज़ाहिर बात है, जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तब्दील होगा तो उसका इफेक्ट इंटरनल इन्वायरमेंट पे होगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। आपने उस नुकसान से बचना है, इसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। अब वो कह रहा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? होम्योस्टेसिस कीप्स फ्लक्चुएशन इन नैरो रेंज। देखिए, बाहर तब्दीली वाइड रेंज पे है, लेकिन होम्योस्टेसिस में उसको क्या किया? नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया। बाहर 0 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन होम्योस्टेसिस ने 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको मेंटेन किया। देखें, ये जो तीर का निशान है ये रेंज को ज़ाहिर कर रहा है। यहाँ पर तब्दीली की रेंज बहुत ज़्यादा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट में तब्दीली की रेंज बहुत कम है। अब वो रेंज, नैरो रेंज तक किस तरह से मेंटेन किया जाता है? विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम आगे हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। कंपेयर टू वाइडर एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, निस्बतन एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन के इंटरनल फ्लक्चुएशन को नैरो रेंज में रखा जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस का एवोल्यूशनरी प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। जब कोई भी जानदार एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाता है तो वो नए इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालता है, अपने अंदर अडेप्टेशन पैदा करता है। मिसाल के तौर पर, अब इंसान जो लोअर एरिया, मसलन जो मैदानी इलाकों में रहते हैं, मैदानी इलाकों में हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हवा की ऑक्सीजन ज़्यादा फेफड़ों से हमारे ब्लड के अंदर डिफ्यूज़ करती है, और ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक तरसील करते हैं। लेकिन जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ पे हवा का प्रेशर कम होता है, और उस कम प्रेशर की वजह से कम ऑक्सीजन फेफड़ों से हमारे खून में डिफ्यूज़ करती है, जिसकी वजह से उनमें ऑक्सीजन की तरसील भी कम होगी। अब वो क्या करते हैं, उनमें अडेप्टेशन क्या है, तब्दीली क्या लेते हैं अपने जिस्म के अंदर, उनमें अंदर रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि हिली एरियाज़ में रहने वाले लोगों का रंग जो सा है वो सुर्ख होता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिफ्यूजन कम होती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए रेड ब्लड सेल ज़्यादा हो गए, ताकि जो ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल ने कम लेनी थी, लेकिन अब वो तादाद में ज़्यादा हो गए। तो ये क्या उन्होंने पैदा की, अपने अंदर अडेप्टेशन, तब्दीली पैदा की। बिल्कुल इसी तरह किसी भी एरिया के जो जानदार हैं, जब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाते हैं तो अपने अंदर तब्दीलियाँ लाते हैं, और बाज़ दफ़ा वो तब्दीलियाँ बढ़ती बढ़ती एवोल्यूशन के ज़रिए नई स्पीशी को जन्म देती हैं। ये साइंटिस्ट का आइडिया ख्याल है। मसलन हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस इज़ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस किसी भी जानदार की बुनियादी ज़रूरत है। विच कंपेल्स, कंपेल्स से मुराद है फोर्स, जो फोर्स करती है अडेप्टेशन इन कॉन्स्टेंट चेंजिंग कंडीशन। अब देखें, होम्योस्टेसिस की वजह से जानदार लगातार माहौल की तब्दीली में अपने आप को सर्वाइव करता है, क्योंकि कभी भी माहौल एक जैसा नहीं रहता। माहौल बदला, जानदार ने अपने आप को बदल लिया, फिर माहौल तब्दील हुआ, जानदार ने अपने आप को तब्दील कर लिया। ये तब्दीली किस वजह से जानदार करता है? होम्योस्टेसिस की वजह से। इसी वजह से वो कह रहा है कि ये सेंट्रल रिक्वायरमेंट है जानदार की। अच्छा, जब तब्दीली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए एंड कंट्रीब्यूट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, और इसकी वजह से ही किसी भी जानदार मुख्तलिफ जो स्पीशीज़ हैं उनमें क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। अब हम देखते हैं कि किसी भी जानदार में कौन से ऐसे हसास कंपोनेंट्स हैं जिनकी होम्योस्टेटिक मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ससेप्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, मोस्ट ससेप्टिबल, ससेप्टिबल से मुराद है ईजीली अटैक्ड, हसास, वो तीन है जी, वाटर, सोल्यूट्स एंड टेम्परेचर। इन तीन चीज़ों को सबसे पहले मेंटेन करना है, यानी आप कह रहे हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं। और हाँ,
आल्सो द मैकेनिज्म एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अडेप्टेड टू एलिमिनेट हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट। एलिमिनेट का मतलब रिमूव करना, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब वो कह रहा है कि इन तीनों के अलावा वो मैकेनिज्म जिसके ज़रिए जानदार अपने वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है, वो भी अहम है। वो इस वजह से अहम है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव किए जाते हैं ना, वो भी पानी की मदद से रिमूव किए जाते हैं। तो इसमें भी फिर देखा जाता है कि पानी की कितनी ज़रूरत है। डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो वाटर, सोल्यूट्स और टेम्परेचर के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट को आप मेटाबॉलिक वेस्ट भी कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जी ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन से मुराद है किसी भी जिस्म में पानी, वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर, यानी किस चीज़ को रेगुलेट करना, जानदार और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान सोल्यूट और वाटर को। इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी बन सकती है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन एन ऑर्गेनिज्म। फिर आगे बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, यानी किसी भी जानदार में टेम्परेचर को बरकरार रखना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन ए टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज का मतलब है जो जानदार बर्दाश्त कर सके, इस थर्मो रेगुलेशन। फिर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है मैकेनिज्म, ऐसा तरीकाकार विच एलिमिनेट्स, जो रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट, इज रेफर्ड एज एक्सक्रीशन, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ये इस टॉपिक का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट के आखिर में हम इस टॉपिक के हम शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताएंगे।